पूरा कवर करवाऊंगी, बस ट्रस्ट रखो, बस पढ़ाई करना। तो एनसीईआरटी ऐसा कहती है भाई कि कौन सी जगह है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है। ठीक है भाई, अगर आप जाना चाहते हो और क्या पता आप ये वीडियो देख रहे हो और आप चले जाओ और आप मुझे थैंक यू करो बाद में, यू माइट बी। करोड़पति में ये क्वेश्चन नहीं आया था फादर ऑफ रिवॉल्यूशन। करोड़पति में क्वेश्चन आया था हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। पर तुम लोगों ने पूरी स्टोरी में एक चीज को स्किप कर दी कि भाई अगर इस क्रायोजीन से ये मर रहा है तो ये पौधा क्यों नहीं मर रहा। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, माय नेम इज डॉक्टर आरुषि तिली। दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ, दिल से क्यूटी बुलाओ। तो भाई आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12th का चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है ये चैप्टर में हम जो पहला चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसमें जो हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी होती कैसे है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वो यूज कहाँ होती है, उसका एप्लीकेशन किधर होता है। तो बेटा ये लेक्चर आपके लिए तभी यूजफुल है जब आप पहला वाला बायोटेक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। पूरा कवर करवाऊंगी, बस ट्रस्ट रखो, बस पढ़ाई करना प्लीज। ठीक है, चलो। तो भाई सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि मैम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसका एप्लीकेशन किधर किधर होता है। तो भाई एग्रीकल्चर में हमने देखा यार आजकल हाइब्रिड टमाटर आ रहे हैं, हाइब्रिड एप्पल आ रहे हैं ना, एकदम मॉडिफाइड चीजें आने लग गई हैं, सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ। ठीक है, मेडिसिन आने लग गई हैं, इंसुलिन वगैरह बनने लग गए हैं भाई, बहुत सारी मेडिकेशंस आ गई हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ऑल्सो बायोरेमिडेशन दैट इज यूज्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ट्रीट वाटर पोल्यूशन। मतलब बहुत सारी चीजों के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, डायग्नोसिस में बेटा आजकल इतने सारे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं या डायग्नोसिस होता है। ठीक है, जब आप जाते हैं किसी बीमारी की टेस्टिंग करवाने के लिए तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूजेज होता है। फिर भाई हम बात करते हैं, जैसे ही आपका चैप्टर शुरू होता है तो आपकी एनसीईआरटी बात करती है कि कुछ क्रिटिकल रिसर्च एरियाज इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एनसीईआरटी ऐसा कहती है भाई कि कौन सी जगह है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पहला फाइंडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोब और एंजाइम एक्सेट्रा। अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे, एंडोन्यूक्लियेसेस थे। ठीक है, जिनका यूज बेटा होता है तो आपके लिए जो कैटलिस्ट है या एंजाइम्स है उसमें बहुत हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट, वो प्रॉपर टेम्परेचर अपन ने पढ़ा था, है ना, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं जहां पर वहां पे वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जा सके। फिर बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, कैसे उसको प्रोडक्ट को प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है, रेडी किया जाता है ताकि वो मार्केट में बेचने लायक हो सके। ठीक है, तो भाई अब नेक्स्ट चीज आती है एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, फूड डिमांड भी भाई पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है। अरे भाई अगर आपके घर में पहले 10 लोग थे अब 20 हो गए तो भाई ज्यादा खाना बनेगा, ज्यादा डिमांड हो जाएगी खाने की। सेम विद पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसके लिए भाई हम लोगों ने क्या किया, भाई अब ज्यादातर आपने सुना होगा भाई घर में सब्जी आई है तो उसको धुलवा दो, क्योंकि आजकल तो केमिकल्स लगे हैं, इंजेक्शन लगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि भाई अब पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में सब्जी बनानी है तो लोग फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं एग्रोकेमिकल। फिर होता है बेटा बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स। ये चीज आप अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में भी पढ़े हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग की भाई बिना किसी केमिकल्स के यूज के चीजें। फिर आता है बेटा तीसरा जो होता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, दैट इज यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा ऐसा टॉपिक है, करोड़पति में भी भाई इस पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार, है ना भाई। अगर आप जाना चाहते हो और क्या पता आप ये वीडियो देख रहे हो और आप चले जाओ और आप मुझे थैंक यू करो बाद में, यू माइट बी। ठीक है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे, ही वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने देखा कि यार ग्रीन रेवोल्यूशन का इन शॉर्ट मतलब क्या था। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का सिंपल सा ये मतलब था कि यार जो हम खाना बना रहे हैं हम उसको 3 गुना बनाते हैं, ट्रिपल प्रोडक्शन कर देते हैं। हम बेटर
मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, बेटर सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो प्रोडक्शन है वो ट्रिपल हो जाए। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग को भाई एक मैक्सिकन साइंटिस्ट है जिन्हें फादर कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, बट करोड़पति में ये क्वेश्चन नहीं आया था कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। करोड़पति में क्वेश्चन आया था हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, दैट इज MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर बेटा इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था ट्रिपल कर देना प्रोडक्शन को 3 टाइम्स, बट स्टिल भाई पॉपुलेशन इस कदर बढ़ रही है कि ट्रिपलिंग करने के बाद भी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं खाने की भाई साहब। तो हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्कड, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन रेवोल्यूशन ने काम कैसे किया भाई, क्रॉप वेराइटी को इंप्रूव करो, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बेटर मशीन्स यूज करो भाई, ऐसी वो मशीन्स यूज करो जिससे आपके खेत में प्रॉपर पानी जाए, हर पौधे को प्रॉपरली पानी जाए, बेटर मशीनरी यूज करो। फिर भाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज करो, अच्छी क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, चलो फिर आते हैं भाई, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर की, तो आइए बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीजों की जो हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई हैं, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो अगर हमने उसकी बात नहीं की तो किसकी बात करेंगे। तो भाई क्या एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी ये जो क्वेश्चन है ये बेटा आपके चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो गए, एकदम डायरेक्ट उठकर आता है कि भाई बताओ कि कहां यूज हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का। रिड्यूस रिलायंस ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एज वी मेक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। भाई आप अगर चाहते हो कि आपके खेत में कम से कम केमिकल्स का यूजेज हो, कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूजेज हो, तो आप पौधे को ही ऐसा बना दो कि उसको कोई कीड़ा खा ना पाए, हैं उसको खाए तो कीड़ा मर जाए, ऐसा पौधा बना दो भाई। तो वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल है, और आज हम वो पढ़ेंगे भी। वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज BT कॉटन। फिर रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है? हार्वेस्ट मतलब भाई आपकी क्रॉप जो है पक चुकी है। अब कई बार क्या होता है, कई बार जो आपकी जो खेती है भाई, मान लो टमाटर ज्यादा ही पक गया तो वो गलने सा लगता है। ठीक है, गलने लग जाता है। और मान लो भाई फार्मर की तो बहुत सारा नुकसान हो गया अगर उसके इतने टमाटर गल गए तो इन चीजों को भी रिड्यूस करा जाता है। ओवर राइपनिंग ऑफ टमाटो कैन बी प्रिवेंटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तीसरा, इनहैंस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस क्या होता है पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। सो बेसिकली बेटा दिस इज गोल्डन राइस। अगर आप अमीर है तो आपने खाया होगा, हालांकि बहुत लोगों ने खाया होता है, मैंने भी नहीं खाया, अब मुझे याद भी नहीं है मम्मी पापा ने कभी जिंदगी में खिला दिया हो तो बेटा ये है गोल्डन राइस। अब ये गोल्डन राइस कैसे बना? ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना था। तो बेटा एक फूल होते हैं जिन्हें कहते हैं डैफोडिल्स। क्या कहते हैं इन्हें? डैफोडिल्स। ये जो पौधा होता है बेटा, इसके पास एक जीन होता है, काफी स्पेशल किस्म का जीन होता है जिसे बीटा कैरोटीन जीन कहते हैं। बीटा कैरोटीन जीन, ये जीन जो होता है विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, विटामिन ए बनाता है जीन। तो इस जीन को हमने क्या किया, नॉर्मल राइस के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो क्या बन गया भाई? तो गोल्डन राइस बन गया। ओहो वाह वाह, टेस्टी। ठीक है, एंड हाई विटामिन ए में ये काफी रिच होता है, इट इज रिच इन विटामिन ए। ठीक है, फिर भाई क्या होता है, मेकिंग क्रॉप्स दोज आर फर्म अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। मान लीजिए भाई आपको पता है कि यार मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भाई बहुत गर्मी हो गई, कभी बहुत सर्दी हो गई, मान लो भाई एक साल बारिश ही नहीं हुई। तो ऐसी चीजों से बचाने के लिए, ठीक है, आप ऐसे पौधे उगा सकते हैं या ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एबायोटिक स्ट्रेस से। एफिशिएंट मिनरल यूजेज बाय क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स बना दी जाएं जो अपने आप प्रॉपर मिनरल का जो होता है एब्जॉर्प्शन कर रही हैं, यूजेज कर रही हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं भाई कितने एडवांटेज हैं इस चीज के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आइए पढ़ते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। भाई अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए ये क्वेश्चन तो मतलब फेवरेट है इस चैप्टर का, है ना। बीटी कॉटन क्या होता है? अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी तो आप थोड़ा सुनना स्टोरी। अब स्टोरी गोज लाइक
कि यार कॉटन के खेत हुआ करते थे, ये जो आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे कॉटन के खेत है ना। अब कॉटन के खेतों में क्या होता था भाई, एक कीड़ा था, उसका नाम था कॉटन बॉलवर्म जी। तो ये जो कॉटन बॉलवर्म जी हैं, ये चुपके से खेतों में घुस के कॉटन के अंदर घुस के हमला करते थे और इसको खराब कर देते थे। ठीक है, एकदम बर्बाद कर देते थे। अब यार फार्मर्स परेशान हो गए, यार हम तो कॉटन की खेती ही नहीं कर पा रहे, ये आ जाता है और खा जाता है यार, व्हाट इज दिस। फिर क्या हुआ, जस्ट टू अवॉइड दिस साइंटिस्ट ने सोचा यार व्हाई नॉट यूज बायोटेक्नोलॉजी। भाई अब है ना, साइंटिस्ट वहां पे आए, उन्होंने देखा यार कि जिस खेत में ऐसा हो रहा था, मान लो वहां पे 100 कॉटन के पौधे हैं, तो 90 खराब हो रहे थे, पर 10 ऐसे पौधे थे जो खराब ही नहीं हो रहे थे। तो साइंटिस्ट ने सोचा इन पौधों के पास ऐसा क्या है कि इन्हें कॉटन बॉलवर्म नहीं खा रहा है। तो पता चला कि उन कॉटन के ऊपर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट था जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या नाम था उसका, उस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जो उन पौधों पे प्रेजेंट था। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसके पास एक जीन होता है जिसे कहते हैं क्राई जीन। ठीक है, जो क्या करता था, जैसे ही कॉटन बॉलवर्म इस बैक्टीरिया ये चिपका हुआ था कॉटन के पौधे पे, तो जैसे ही वो इसे खाता था, अचानक से वो कीड़ा मर जाता था। तो इसलिए भाई कीड़ा समझ गया मुझे नहीं खाना है इसको, तो इसलिए वो 10 कॉटन के पौधे बचे हुए थे। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों नहीं हम इस बैक्टीरिया के इस जीन को कॉटन के अंदर डाल दें, कॉटन के जीन से मिक्स कर दें, ताकि कोई भी कीड़ा कॉटन को खाएगा ही नहीं, और खाएगा तो मरेगा भाई। ठीक है, तो भाई इंसेक्ट्स को एकदम धूम मचा दी भाई, इंसेक्ट्स वगैरह है चलना निकल, ऐसा कर दिया। तो अब ये सिस्टम क्या है हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि हमने कॉटन के प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाया। तो भाई अब मान लीजिए हमने ये जो है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसका जो डीएनए है, इसमें से बेटा हमने जो ये है क्राई जीन है, मान लो इस क्राई जीन को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस क्राई जीन को हमने बाहर निकाल लिया और हमने एक वेक्टर का इस्तेमाल करा। हमने एक वेक्टर लिया और इस वेक्टर के साथ इसको जोड़ दिया। इस वेक्टर के साथ इसको जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया हमने। ठीक है, हमने क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। ये मैम कैसे बना, क्यों बना, ये चीज बेटा अपन पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में। ठीक है, तो हो सकता है किसी बच्चा अगर सीधा डायरेक्टली ये चैप्टर देख रहा है, तो बेटा क्या होता है जब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, तो हम जो जीन हमें चाहिए एक वेक्टर लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। अब इसको हम कॉटन के पौधे में डाल देंगे। ठीक है, ताकि भाई वो कॉटन अब बन जाएगी बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिनजेनेसिस कॉटन। तो अब मैम होता क्या है एग्जैक्टली, अब बड़ा प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगी मैं, मजा आ जाएगा तुमको। अब देखो, मान लीजिए ये है पौधा कॉटन का क्या ही प्यारा पौधा है भाई, एकदम मस्त पौधा बना रही हूं मैं, है ना। मान लीजिए नाउ दिस इज नन अदर देन बीटी कॉटन। ठीक है, तो ये है भाई बीटी कॉटन। तो क्या करा हमने, इसके अंदर जो जीन था इनकॉर्पोरेट कर दिया है क्राई जीन को, तो अब ये बन चुकी है बीटी कॉटन। अब भाई कॉटन बॉलवर्म जी आए। ठीक है, कॉटन बॉलवर्म जी भी है ना एकदम ऐसे चलो आज चलता हूं, मजा आ जाएगा, खाएंगा अपन तो। ठीक है, दिस इज, इनका भी हम नाम शाम बता देते हैं आपको। इनका नाम है जी कॉटन बॉलवर्म। ठीक है, अब कॉटन बॉलवर्म जी जो हैं ये एकदम मस्त हो रखे हैं अपना, अरे इसकी शक्ल हम इस कलर की नहीं कर सकते है ना। तो भाई कॉटन बॉलवर्म जी जो हैं, अब ये गए भाई कॉटन के पौधे को खाने के लिए। गए भाई कैसे की गए, इन्होंने सोचा व्हाई नॉट ईट कॉटन, टेस्टी टेस्टी कॉटन। अब कॉटन के अंदर तो था भाई क्राइजीन, तो जैसे ही इसने कॉटन को खाया, तो जो क्राइजीन था बेटा वो एंटर हो गया इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर। अब इसके गट, दिस इज दी गट। गट क्या होता है भाई, इसका जो पेट है, जो इसकी वो जगह है, यहां पे थे बहुत सारे रिसेप्टर्स।
ठीक है, बहुत सारे रिसेप्टर्स थे। तो ये क्राइजीन भाई इससे बाइंड कर गया, इसके जो गट में, इसके कौन सा गट था भाई, दिस इज द मिड गट, इसका मिड गट था, इसके यहाँ पे एपिथेलियल रिसेप्टर्स थे, दीज आर इसके स्टमक के एपिथेलियल रिसेप्टर्स। इनसे जाकर ये क्राइजीन बाइंड हो गया। अब जैसे ही वो बाइंड हुआ भाई, इसकी तो खराब हो गई हालत, पर यहां पर एक कैच है, ठीक है, अब ये धीरे धीरे मर जाएगा, इसकी बॉडी में छेद हो जाएंगे, मर जाएगा। पर तुम लोगों ने पूरी स्टोरी में एक चीज तो स्किप कर दी कि भाई अगर इस क्राइजीन से ये मर रहा है तो ये पौधा क्यों नहीं मर रहा था। बैक्टीरिया तो खतरनाक है भाई साहब, क्योंकि ये क्राइजीन बेटा एक्टिवेट ही कब होता है, एल्कलाइन पीएच में। एज क्राइजीन enters midgut of cotton bollworm, जैसे ही बेटा ये इसके मिडगट में जाता है, देन इसका प्रोटोटॉक्सिन गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है, ये जो है एक्टिवेटेड हो जाता है किसमें, इन एल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट। ये बेटा एक्टिवेट ही तब होता है, ये जो क्राइजीन जो टॉक्सिन बनाता है वो एक्टिवेट ही मिडगट के एल्कलाइन पीएच में होता है, इसलिए कॉटन नहीं मर रहा है, क्योंकि कॉटन के पास एल्कलाइन पीएच नहीं है, ये इसके गट में जाता है, वहां एल्कलाइन पीएच था, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटोटॉक्सिन बाइंड्स विद रिसेप्टर्स इन गट, और फिर क्या होता है भाई, ये वो होता है जो हम चाहते नहीं थे, जो अब हम चाहते ही हैं ऐसा हो भाई। क्या होता है, इसकी पूरी बॉडी में पोर्स हो जाते हैं, और जिसकी वजह से लेटर भाई इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, मर जाता है भाई साहब। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो क्राइजीन इसकी बॉडी में गया, इस क्राइजीन ने कुछ टॉक्सिन्स बनाए, ठीक है, ऐसे कुछ टॉक्सिन्स बनाए, और ये टॉक्सिन्स एक्टिवेट हुए इसके एल्कलाइन पीएच की वजह से, जिसकी वजह से वो इसके रिसेप्टर से बाइंड करा, और भाई साहब खराब हो गई इसकी सिस्टम, इसकी बॉडी में बहुत सारे छेद हो गए, पोर्स हो गए, और फिर अल्टीमेटली इसकी डेथ हो गई। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसने इस पत्ते को खाया, पत्ते को खाने के बाद भाई ये प्रोटोटॉक्सिन एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट होने के बाद इसके जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड करा, और फाइनली इसकी डेथ हो गई भाई साहब, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली ऐसा डायग्राम भी बोर्ड्स में बना के आ जाओगे तो भाई एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, आप अच्छे से लिख के आ सकते हो, अपनी तरफ से फ्रेम कर सकते हो। फिर भाई अब नोट, कौन सा जीन, यार क्राइजीन के भी बहुत टाइप्स होते हैं, तो हमें थोड़ा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि कौन से टाइप का क्राइजीन आप कौन से पौधे में यूज कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको कॉटन बॉलवर्म को मारना है तो Cry1AC एंड Cry2AB जीन यूज होगा। पर अगर आप कॉर्न बोरर क्या होते हैं बेटा, जो भुट्टे के पौधे में घुसकर उसमें छेद कर देते हैं, वो कॉर्न बोरर्स होते हैं, ठीक है, उसको मारना है तो Cry1AB जीन डालना पड़ेगा। अब यार बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है हार्मफुल है काफी सारे इंसेक्ट्स के लिए, भाई इंसेक्ट्स के अंदर खौफ फैला हुआ है इसका। कौन कौन से इंसेक्ट है भाई, जिनको बीटी आई अपन लोग के है ना, जेनजी लैंग्वेज में होता है बीटी, या बैड ट्रिप हो गई है मेरे को, पर यहाँ बेटा बीटी इज बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो भाई बैसिलस थुरिनजेनेसिस किस किस को बीटी देता है, ठीक है, लेप्टिडोटेरेंस मतलब टबैको बॉर्डवर्म, ये भी डरता है, आर्मी वर्म भी डरता है, कॉर्न बोरर कॉटन बॉलवर्म भी डरते हैं इससे, सीलोप्टेरेंस बीटल्स भी डरते हैं इससे, डिप्टेरेंस मॉस्किटो भी डरते हैं इससे। तो भाई खौफ तो है इसका जिंदगी में, और ये एनसीईआरटी की चीजें मन से नहीं लिखी है मैंने, ठीक है। अब आप क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस टाइप के आते हैं। बीटी कॉटन बेटा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कॉटन फार्मर्स यूज करते हैं। पूछा हाउ वाज बीटी कॉटन प्लांट मेड रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म। आपको वो डायग्राम बनाना है, जैसे आपको क्राइजीन को वेक्टर से कैसे लिंक किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के दिखाना है, फिर आपको बताना है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म जिसकी वजह से कॉटन बॉलवर्म की डेथ हुई।
आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में लिखने जा रहे हैं, डायग्राम बनाना बेटा, ट्रस्ट में एग्जाम ना क्रेजी हो जाएगा भाई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन बीटी क्रॉप। Why do farmers prefer to grow BT crop than genetically unmodified cotton crop? भाई वो बीटी कॉटन इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज केमिकल यूजेज लेस हो जाता है और उनके लिए फायदा है। नेम एनी 2 इंसेक्ट्स दैट आर किल्ड बाय बीटी टॉक्सिन। आप लेप्टिडोटेरेंस, सीलेप्टेरेंस में लिख सकते हैं, टबैको बर्ड वर्म, आप कॉटन बॉल वर्म। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच बीटी टॉक्सिन किल्स द इंसेक्ट नॉट द बैक्टीरिया जिसके पास वो टॉक्सिन है। क्यों भाई बैसिलस thuringiensis खुद क्यों नहीं मर रहा था? क्योंकि वो टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था, वो एक्टिवेट ही अल्कलाइन पीएच में होता है। आइए, crystals of BT toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because वो टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में था बेटा। फिर क्वेश्चन है, कौन सा जीन है जो कॉटन बॉल वर्म को मारने के लिए यूज किया जा सकता है? ठीक है, दैट इज cry1 AC एंड cry2 AB। कॉर्न बोरर के लिए cry1 AB। ठीक है, अब आता है बेटा आरएनए साइलेंसिंग, क्योंकि आरएनए साइलेंसिंग हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आरएनए साइलेंसिंग क्या होता है, हाँ बता दो। तो भाई क्या होता है, अब जैसे मैं चपड़ 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 कर रही हूँ तो तुम लोग को लगा यार मैम चुप हो जाओ प्लीज, है ना? नहीं भाई, अगर मैं चुप हो गई तो तुम्हारे एग्जाम रह जाएंगे, पढ़ा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आरएनए साइलेंसिंग अब क्या होता है बताती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे भी एक स्टोरी सुनेंगे हम, थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ। Let me give you a little story. तो भाई ये है हमारा तंबाकू का पौधा। ठीक है, ये है हमारे प्यारे प्यारे तंबाकू जी का पौधा है ये। अब इसको खाने आते हैं, इसको खाने आता है एक बहुत ही मस्त सा जो होता है, एक नीमाटोड होता है जिसका नाम है, अभी नाम इसका दूसरा उससे लिख देती हूँ, इनका नाम है मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। ठीक है, मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया एक ये नीमाटोड है बेटा। ये क्या करता है, ये क्या कर रहा था, जो भाई फार्मर्स थे, अब वो तंबाकू, अब तुम लोग पूछोगे मैम तंबाकू की भी खेती होती है? हाँ जी भाई होती है, हालांकि तंबाकू नुकसान में है भाई, बट तंबाकू से बेटा बहुत लोगों की जिंदगी चल रही है, इसको बेचने से, इसके बिजनेस करने से, है ना? तो भाई तंबाकू जो है इसकी खेती खराब हो रही थी क्योंकि ये मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया आता था और इसको खाने लगता था। अब जिसकी वजह से इसके अंदर एक डिजीज भी हो रही थी जिसे हम कहते हैं, इसके ना यहाँ पे रूट नॉट डिजीज हो रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी? रूट नॉट डिजीज हो रही थी इसको। ठीक है, तो भाई ये तंबाकू का जो पौधा है ये परेशान था इस नीमाटोड से, जो आकर इसको भाई बीमारी भी दे रहा था, ऊपर से खाए भी जा रहा था। अब फार्मर्स हो गए परेशान कि यार ये आता है खाता है। अब फिर अगेन साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ऐसा क्या है इसके पास जिससे भाई तंबाकू के पौधे को बीमारी हो रही है। तो जब इन्होंने रिसर्च करी तो पता चला कि इस मिलोडीगाइन इनकॉग्निटा के पास क्या है। इसके पास बेटा इट हैज समथिंग वेरी स्पेशल, इसके पास एक आरएनए पाया जाता है। ठीक है, इसके पास क्या है? एमआरएनए है। ठीक है, सेंस स्ट्रैंड, सेंस आरएनए है। यूजुअली क्या होता है बेटा, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, देयर इज सेंस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो ऐसे बाइंड करते हैं तब कोई चीज डबल स्ट्रैंडेड बनती है। तो इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सेंस आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है इसके पास, जिसकी वजह से ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये इससे क्या बनाता है? एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से बेटा ये बीमारी हो रही थी इस पौधे में। तो यार अब आरएनए, भाई डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो यार जब तक ये आरएनए इसके अंदर रहेगा तो ये तो यार बर्बादी करता रहेगा। तो अगर हमें चाहते हैं कि आरएनए प्रोटीन ना बनाए तो हमें आरएनए को साइलेंट करना पड़ेगा। पर आरएनए बेटा साइलेंट कब होता है? साइलेंट कैसे होगा? जब आरएनए बेटा, जब इंसान सिंगल होता है ना, तो इंसान बहुत चहकता रहता है। जैसे इंसान की शादी होती है भाई इंसान चुप हो जाता है। खैर भाई मजाक कर रही हूँ, कोई इसके पता चला कहीं वीडियो कट गई फिर वो आ रही है कि भाई मैम बोल रही दुखी हो जाते हैं शादी के बाद।
है ना, नहीं। तो भाई वैसे ही जैसे ये डीएनए आरएनए सिंगल है तो तब तक ये वो प्रोटीन बनाता रहेगा, बट जैसे ही हमने इसको डबल स्ट्रैंडेड करा ये प्रोटीन बनाना छोड़ देगा, ये साइलेंट हो जाएगा। तो हमारा मेजर एम क्या है, साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इसके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड कर दो। पर अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम फिर क्या फार्मर जाके ये कीड़े को ढूंढ के उसके इंजेक्शन लगाता रहता है क्या? नहीं, क्योंकि बेटा वी आर टॉकिंग हियर अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। तो हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए इसके अंदर एक ऐसा जीन डालेंगे बिल्कुल इस जैसा, ताकि ये भी ऐसे ही टाइप का आरएनए बनाए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ठीक है, व्हाट डिड साइंटिस्ट डू? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अब यहां पे ध्यान देंगे। टबैको का पौधा बना देती हूं पहले। ठीक है, इस टबैको के पौधे के अंदर हम लोग डाल देंगे किसकी, वेक्टर की मदद से। सो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पे एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर का नाम है, हम याद करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर किसको एज अ वेक्टर यूज किया जा सकता है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। ठीक है, हम इसको एज अ वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, हम इसका जो है बेटा एज अ वेक्टर यूज करेंगे और हम लेंगे नीमाटोड स्पेसिफिक जीन। जो उस नीमाटोड के पास जीन था ना, उस नीमाटोड का एक स्पेसिफिक जीन लेंगे हम। ठीक है, उसके पास जिससे वो ये आरएनए बनाता था, हम इस जीन को निकालेंगे बाहर, हम इधर से वेक्टर को भी कट कर लेंगे, फिर बेटा हम इनको ज्वाइन कर देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देंगे। अब इसको बेटा हम लोग डाल देंगे टबैको के पौधे के अंदर। ठीक है, ताकि बेटा जो टबैको का पौधा है वो भी उस नीमाटोड की तरह आरएनए बनाए। अब तुम सोचोगे हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, अभी मैं बताती हूं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली होने क्या वाला है, अब ये टबैको के पौधे के अंदर, अब इस टबैको के पौधे के अंदर जो है बेटा, ठीक है, इस टबैको के पौधा के अंदर वो जीन आ चुका है। नाउ इट हैज नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, भाई इसके अंदर है, अब नीमाटोड स्पेसिफिक जीन अब इसके अंदर है। तो अब ये क्या करेगा वो चीज अब हमें देखनी, मैं आपको समझाऊंगी। यहां पे इसको बना देते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब भाई पौधे के अंदर क्या हो रहा है, तो यार पौधे के अंदर जो हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर बेटा डीएनए होता है, एक तो पता नहीं बार बार ग्रीन कलर ही आ रहा है, ये डीएनए है। ठीक है, दिस इज अ डीएनए। इस डीएनए से बेटा आरएनए बनेगा अब। ठीक है, इस डीएनए से क्या बनेगा, इस डीएनए से भाई आरएनए बन गया। अब बेटा एक डाइसर एंजाइम होता है जिसकी मदद से ये जो है, विद द हेल्प ऑफ डाइसर एंजाइम, ये आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ये आरएनए के बेटा दो स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड है सेंस स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड है एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, दो स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये भी। ठीक है, अब इस आरएनए के बेटा क्या हो गए, इस आरएनए के हो गए छोटे छोटे टुकड़े, इसे हम कहते हैं siRNA। ठीक है, स्मॉल siRNA, मतलब SI का फुल फॉर्म है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ठीक है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए से छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, इसको थोड़ा सा हमें, है ना, हाँ ठीक है, अरे भाई तो बहुत ही ऊंचाइयों में पहुंच गए हैं। हाँ, अब बेटा क्या होता है,
एक एंजाइम होता है जिसे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कहते हैं RISC कॉम्प्लेक्स। RISC क्या होता है? RISC होता है बेटा, दैट इज RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स जो है ये कुछ ऐसा नजर आएगा, अभी दिखाती हूं आपको, कोई अलग कलर चूज करना पड़ेगा हमको। ये कुछ ऐसा सा दिखता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स के पास जब ये RNA आता है तो इसमें से ये एक स्ट्रैंड हटा देता है। ठीक है, ये एक स्ट्रैंड को हटा देगा, दैट इज सेंस स्ट्रैंड को रिमूव कर देगा। अब इसके पास क्या बचा? इसके पास बेटा बचा सिर्फ एंटी सेंस स्ट्रैंड, है ना, सिर्फ एक स्ट्रैंड बचा। तो जैसे ही ये इसको खाने आएगा, इसके पेट में क्या है? इसके पेट में भी RNA है, सॉरी, इसके पेट में भी एक RNA है। ठीक है, इसके पेट में क्या है? ये वाला RNA है। तो क्या होगा? ये जैसे ही इसको खाएगा तो क्या होगा? RISC बाइंड्स, ठीक है, ये बाइंड करेगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है बेटा इससे बाइंड करेगा। तो RNA क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड RNA हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड RNA नॉट एबल टू मेक प्रोटीन। अब ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, हमने RNA को साइलेंट कर दिया है, RNA साइलेंट हो गया है भाई। तो अब हमारा मिशन हो गया सक्सेसफुल कि भाई अब तू खा कीड़े, तू खा, तेरे जो बॉडी में RNA था हमने उसको डबल स्ट्रैंडेड बना दिया, तेरी बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा, और वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो थोड़े समय बाद तू मर जाएगा और तू अब बीमारी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा खात्मा हुआ। क्या हुआ? टबैको पौधे के अंदर बेटा एक DNA था जो नीमाटोड स्पेसिफिक जीन से इस DNA ने एक RNA बनाया, बिल्कुल इसके जैसा RNA। फिर ये RNA डाइसर एंजाइम से अंदर टूटा छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसे कहते हैं siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग RNA। फिर एक RISC कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये बेटा RNA से बाइंड करके RNA के एक स्ट्रैंड को, हमने पढ़ा था 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड को बेटा ये रिमूव कर देता है। अब एक ही स्ट्रैंड बचा है, ठीक है, एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब ये एंटी सेंस स्ट्रैंड जाके इसके सेंस स्ट्रैंड से बाइंड करेगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रोटीन कोड नहीं कर पाएगा और RNA साइलेंस हो चुका है। तो दिस इज कॉल्ड एज RNA साइलेंसिंग। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, जो भाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस हमने यूज किया था उसका TI प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। वी इंसर्टेड नीमाटोड स्पेसिफिक, हमने क्या इंसर्ट किया था? नीमाटोड स्पेसिफिक जीन इंसर्ट किया था टबैको के पौधे में। siRNA होता है स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, RISC होता है RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो भाई यहाँ पे 3-4 चीजें हैं, देख लेंगे। तो पेस्ट रेजिस्टेंट हमने किस पौधे पे काम किया है? टबैको पे। कौन सा नीमाटोड था बेटा? नीमाटोड था मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। वेक्टर TI प्लाज्मिड यूज किया। RNA is a natural cellular defense mechanism in all eukaryotes. साइलेंसिंग बेटा कैसे हुई? जब डबल स्ट्रैंडेड RNA बना। ठीक है, अब बेटा RNA का सोर्स वायरसेस भी हो सकते हैं, जंपिंग जीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कैसे नीमाटोड ने इसे खाया और उसके अंदर बेटा ये RNA जाके बाइंड कर गया ये RISC कॉम्प्लेक्स और इसको डबल स्ट्रैंडेड RNA बना दिया। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज इन मेडिसिन। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ इन्हीं चीजों में यूज नहीं हो रही थी कि एग्रीकल्चर में, ये यूज हो रही थी दवाइयां बनाने के लिए भी। तो भाई वर्ल्ड में अप्रोक्स worldwide 30 recombinant therapeutics have been used for humans, out of which around beta 12, है ना, I think around 12 are currently being marketed in India. I think एक चीज skip हो गई है, 12 या 13 होगा, I think I just forgot. ठीक है, 12 या 13 ऐसी दवाइयां हैं इन 30 में से जो इंडिया के अंदर करंटली यूज की जा रही हैं। ठीक है, आई थिंक 12 या 13 होगा, जस्ट स्किप मेरे से हो गया है। वर्ल्ड वाइड कितनी 30 ऐसी दवाइयां बन चुकी है, बट उसमें से कुछ ही हैं जो इंडिया में यूज की जा रही हैं।
अब इंसुलिन क्या होता है, सबसे पहले हम इंसुलिन हार्मोन के बारे में समझते हैं। नॉर्मली आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? तो बेटा जो इंसुलिन हार्मोन है वो आपकी पैनक्रियास सिक्रीट करती है। इसको हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। मान लीजिए आज आपने दिन भर में चॉकलेट खाई, ब्राउनी खाई, केक खाया, है ना, लड्डू खाए मोतीचूर के, गुलाब जामुन आए, हाय मैम ऐसी बातें कर दी, अब तो आगे हम लेक्चर नहीं देख पाएंगे, पहले हम वो खा के आएंगे। नहीं, सुनो सुनो मेरी बातें, ठीक है। मानो मैं बहुत मीठा खा लिया, तो यार तुम्हारे ब्लड में तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा हाई हो गया, शुगर भी बहुत हाई हो गई। तो बेटा आपकी पैनक्रियास क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो जाकर क्या करता है, इस ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ना, सेल्स में जाके स्टोर करवाता है। पर प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। ये चीज हम क्लास 11th में पढ़ के आते हैं कि कहां से रिलीज होते हैं, बीटा सेल से इंसुलिन बनता है। इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, दैट इज रिड्यूस कर देता है। नॉर्मली बेटा आपकी बॉडी में इंसुलिन कैसे बनता है? अब हम एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं बेटा, हम किसी डायबिटीज के पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान का एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। मैं आपको ऐसे पूरा ये डायग्राम बना के दिखा रही हूँ मेरा बच्चा, है ना। तो ये आप प्लीज इस चीज को समझना कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। मैं ऐसे 3 चेन्स बना रही हूँ, ठीक है, दैट इज ए, सी एंड बी, है ना। अरे भाई, तो बेसिकली यहां पर आप 3 चेन देख सकते हैं। मैं यहां पे लेबल कर देती हूं। सो देयर आर बेटा 3 चेन्स। जो हरी वाली है दैट इज ए, सी एंड बी। ये 3 चेन आप यहां पर देख सकते हैं। ये 3 चेन्स बेटा जब प्रेजेंट होती हैं इंसुलिन के अंदर, ऐसे इंसुलिन को हम कहते हैं प्रो इंसुलिन या इमैच्योर इंसुलिन। तुम्हारी तरह इमैच्योर, है ना, इमैच्योर इंसुलिन। ठीक है, मजाक कर रही हूं भाई, दिल पे ना ले लेना, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। अब हमारी बॉडी के अंदर यार एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, जिस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये सी जो चेन है बीच की, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, ये सी चेन बेटा रिमूव हो जाती है, और ये ए और बी चेन जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाती हैं, ए चेन और बी चेन, और इसे हम कहते हैं मैच्योर इंसुलिन। ठीक है, जो आपकी बॉडी में बेटा बनता है। ठीक है, क्या होता है मैच्योर इंसुलिन कैसे बनता है, जब सी पेप्टाइड चेन रिमूव्ड, जब बेटा सी पेप्टाइड चेन हट जाती है तो बनता है मैच्योर इंसुलिन। अब यार, अब साइंटिस्ट के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यार ये इंसुलिन जो है ह्यूमन की बॉडी में बन रहा है, पर हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। अब इन लोगों ने कोशिश की, इन लोगों ने पिग्स के जो बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उन लोगों का इंसुलिन लेके ट्राई किया, बहुत सारी चीजें ट्राई की, हिट एंड ट्रायल मेथड्स किए। नाउ फाइनली दे केम अप विद अ सॉल्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इली लिली नाम की अमेरिकन कंपनी है, जिन्होंने बेटा फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया इन द ईयर 1983। यार ईयर्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेजर चैलेंज ये लोग क्या फेस कर रहे थे, ये मेच्योर इंसुलिन ई कोलाई में बनाया कैसे जाए, कैसे हम लोग सी पेप्टाइड को रिमूव करेंगे। ह्यूमन की बॉडी में तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव होती है, पर हम कैसे बनाएंगे। सो दिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। इन्होंने बहुत स्मार्टनेस दिखाई। इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने 2 ई कोलाई बैक्टीरिया लिए। ठीक है, दिस इज ई कोलाई नंबर 1। ठीक है, ई कोलाई नंबर 1। दूसरा इन्होंने लिया ई कोलाई नंबर 2। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अब
इनके अंदर बेटा सिंथेसाइज करवाई ए चेन एंड बी चेन। ठीक है, इधर से मान लो, मैं आपको बस इन शॉर्ट समझा रही हूं कि यहां से बेटा हमें प्राप्ति हुई किसकी, ए चेन की, इधर से बेटा हमें प्राप्ति हुई बी चेन की, और इनको इन्होंने ए चेन मिली यहां से बी चेन मिली, और इसको बेटा ज्वाइन करवा दिया इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड से। बन गया इंसुलिन। तो इन्होंने बेटा ऑफ कोर्स, अब ये कैसे बना ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ। नॉर्मल सी प्रोसेस है कि इन्होंने बेटा वेक्टर के थ्रू इंसर्ट किया होगा। ठीक है, नॉर्मल सी जो चीज है, और बेटा इन्होंने जो है इस चेन की सिंथेसाइज करवाया इस चेन को। तो यहां से हमें ए चेन मिली, यहां से हमें बी चेन मिली, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन करा के इन्होंने इंसुलिन बना दिया। इन्होंने सी पेप्टाइड चेन सिंथेसाइज ही नहीं करी भाई, क्यों लफड़ा लेना है बेमतलब का, मैच्योर इंसुलिन डायरेक्टली ही बना दो। तो वेरी स्मार्ट ऑफ देम। So this problem was solved as they synthesized A and B chains separately in E. coli and उसको later join कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, और इन्होंने बनाया था ह्यूम्यूलिन, जो बेटा आज भी अगर आप देखेंगे, जिनको भी अगर आपके घर में हो तो यहाँ देखना लिली नाम से ये कंपनी, अब तो खैर देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बट इस कंपनी का लोगो भी लगा था, उसका नाम ह्यूम्यूलिन था। ठीक है, इट इज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। तो आइए, इन इंसुलिन चेन ए एंड बी आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोइंसुलिन, गलत बात है, प्रोइंसुलिन में ही होती है। प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, नहीं। रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन, यस। ऑल्सो प्रेजेंट इन आर्टिफिशियल इंसुलिन, नहीं, आर्टिफिशियल इंसुलिन में डायरेक्ट ए और बी होती है। ठीक है, अब यह आप लोगों के लिए बेटा एक क्वेश्चन है विच इज द होमवर्क क्वेश्चन, जिसका रिप्लाई आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे वीडियो के। रीड द पैराग्राफ की इन, ठीक है, डैश विच ईयर इली लिली एंड, ठीक है, इस कंपनी ने प्रिपेयर्ड चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन लिंक्ड बाय, किस चीज से लिंक किया था, एंड इंट्रोड्यूस्ड देम इन प्लाज्मिड ऑफ। ठीक है, तो ये चीज का आंसर बेटा आप लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या है यार, अब बहुत सारे, अब हम धीरे धीरे करके ना बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या हुआ। हमने शुरुआत करी थी बेटा, हमने गोल्डन राइस देखा, हमने बीटी कॉटन देखी, हमने आरएनए साइलेंसिंग देखी, हमने इंसुलिन देखा। अब हम देखेंगे जीन थेरेपी। तो यार बहुत सारे ऐसे दुनिया में पेशेंट्स हैं जो एक बीमारी के साथ पैदा होते हैं कि उनकी बॉडी में कोई जीन में डिफेक्ट होता है। ठीक है, पर यार वो डिफेक्ट कभी ठीक ही नहीं हो पाता है। तो यार बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे पेशेंट्स की भी मदद की जाने के लिए जीन थेरेपी का इन्वेंशन हुआ। सो बेसिकली किसी की बॉडी में अगर एक डिफेक्टिव जीन है, उसको करेक्ट सेट ऑफ जीन से रिप्लेस कर दिया जाए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये जीन थेरेपी बेटा एक लड़की के अंदर की गई थी जो सिर्फ 4 साल की थी मात्र, और ये चीज की गई थी 1990, अगेन एक ईयर आ चुका है। हु वाज सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी। एडीए क्या होता है, एडिनोसाइन डी अमीनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी थी उस लड़की के अंदर। सो बेसिकली ये एंजाइम क्या करता है बेटा, आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, दैट इज WBCs, है ना, WBC, जिसमें स्पेशल WBC होते हैं जिन्हें कहते हैं लिम्फोसाइट्स, जो बेटा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ी है। तो यार इनके अंदर ये एडीए एंजाइम जो होता है, ये होता है जिसकी वजह से ये सिंथेसाइज हो पाते हैं। ठीक है, अब यार अगर इस लड़की में ये है ही नहीं तो कितनी दिक्कत है यार, इसकी बॉडी की तो इम्यूनिटी लो हो गई और समय के साथ तो ये लड़की मर जाएगी। तो भाई ये क्या कराया जाए, अब इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे नाउ हाउ वी हैंडल सच काइंड ऑफ अ केस। तो भाई सबसे पहला आप ऐसा कर सकते हैं कि ये लड़की रेगुलरली हॉस्पिटल जाए और हम इसकी बॉडी में ये एंजाइम डालते रहें। ठीक है, एडीए एंजाइम कैन बी गिवन टू द पेशेंट इंजेक्शंस बट नीड्स टू बी डन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली माने बार बार हमें करना पड़ेगा, मतलब हर थोड़े समय बाद इस लड़की को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये एंजाइम उसकी बॉडी में जाएगा और काम सही हो जाएगा। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारी बॉडी में जब WBC, RBC ये सब कौन बनाता है, हमारी बोन मैरो बनाती है। तो यार बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए।
ठीक है, सुटेबल कोई डोनर जिससे इसका ब्लड ग्रुप चीजें मैच होती हों, उससे लेके बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन हो जाए। बट अगेन ये चीज दोबारा करनी पड़ेगी। ये बोन मैरो वाली चीज तब सक्सेसफुल है जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है और तभी कर दिया जाए, तो भाई सक्सेस हो सकता है। फिर आता है तीसरा तरीका, दैट इज जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में एग्जैक्टली किया क्या जाता है, मैं आपको अब दिखाती हूँ एग्जैक्टली जीन थेरेपी में क्या होता है। तो जीन थेरेपी में बेटा पेशेंट जो है, इसके जो बॉडी के लिम्फोसाइट्स हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है। उन लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, दीज आर दी लिम्फोसाइट्स। इन लिम्फोसाइट्स पर बेटा हम एक वेक्टर, वी यूज अ वेक्टर एज रेट्रोवायरस। ठीक है, हम इसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे बेटा हम इंसर्ट करवा देते हैं, क्या इंसर्ट करवा देते हैं, लिम्फोसाइट्स के अंदर वो एडीएसी जीन हम वो इंसर्ट करवा देते हैं। और फिर हम इस लिम्फोसाइट को वापस, इसका जो ब्लड हमने निकाला था उसको वापस जो है पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। बट अब यहां पर कैच क्या है, अब यहां पर कैच क्या है यार, लिम्फोसाइट्स अगर तुम्हें पता होगा आरबीसी जैसे 120 दिन ही बॉडी में जिंदा रहते हैं, लिम्फोसाइट्स भी बेटा बहुत कम ही समय के लिए, ठीक है 15-20 दिन, इससे ज्यादा थोड़ा और ज्यादा जी जाते हैं, उसके बाद वो भी तो मरेंगे। मतलब ये जीन थेरेपी भी इस लड़की को बार बार लेनी पड़ेगी। तो यार कायदे से तो ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट ये सक्सेसफुल तब है जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आप परमानेंटली ही उसकी बॉडी में रिप्लेस कर दो। तो यूजिंग रेट्रोवायरस, हम रेट्रोवायरस यूज करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया, दिस इज दी पेशेंट, ठीक है, मान लीजिए दिस इज दी गर्ल, है ना, हमने क्या किया, इनकी बॉडी से लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला, लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला, हमने बेटा एक वेक्टर यूज करा, हमने वेक्टर क्या यूज करा, हमने यूज किया एक रेट्रोवायरस को, और इसकी मदद से ये एडीए जीन ट्रांसफर कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ये जीन जो है इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया और इसको वापस इंजेक्ट कर दिया बच्ची में, वापस इंजेक्ट बैक कर दिया ट्रांसफर करा के। पर ये चीज वही है यार, ये लिम्फोसाइट्स तो थोड़े दिनों बाद मर ही जाएंगे। ठीक है, टेक द लिम्फोसाइट्स आउट फ्रॉम द पेशेंट एंड कल्चर इट, यूज रेट्रोवायरस एडीएसी डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फोसाइट, हमने रेट्रोवायरस की मदद से इसमें ट्रांसफर कर दिया। नाउ द लिम्फोसाइट्स आर रिटर्न बैक टू द बॉडी, but this is not a permanent solution भाई साहब, as lymphocytes are not immortal, immortal मतलब अमर नहीं है, वो जिंदगी भर नहीं जिएंगे, वो थोड़े टाइम बाद मर जाएंगे, which means ये भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बट ये परमानेंट सोल्यूशन तब है जब बेटा इसको कर दिया जाए एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ठीक है, तब बेटा स्टेम सेल्स भी एक्टिवेटेड होते हैं, उस समय कर दिया जाए तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए, ठीक है, फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी वाज गिवन टू, ठीक है, किस चीज के लिए दी गई थी, एडीए डेफिशिएंसी बीमारी के लिए। चाहिए, आइए फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। बेटा अब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मतलब बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो भाई पैथोफिजियोलॉजी, मान लीजिए भाई किसी पेशेंट को कोई बीमारी है, उस चीज को पढ़ने के लिए, ठीक है, हम इसका यूज कर सकते हैं। पुराने जमाने में अलग अलग टेक्निक्स, मतलब हम उन्हें आज भी यूज करते हैं, सीरम टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जिनसे बेटा रिजल्ट्स जल्दी नहीं आते थे। बट आजकल मॉडर्न मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसे एलाइजा, पीसीआर, ऑटो रेडियोग्राफी, जिससे भाई अर्ली रिजल्ट्स या रिपोर्ट्स हमें मिल जाती हैं। तो पीसीआर बेटा हम ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में पढ़ चुके हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। इस टेस्ट को बेटा अगर किसी पेशेंट को एचआईवी है तो उसको भी डिटेक्ट कराने में मदद कर सकता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स को जो है एम्पलीफाई कर दिया जाता है और डिटेक्ट करवा दिया जाता है कि उनके कोई जीन के अंदर कोई म्यूटेशन तो नहीं है। कैंसर पता लगाने के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए आप पीसीआर टेक्निक का यूज कर सकते हैं। फिर दूसरी टेक्निक आती है एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये बेटा याद रखना, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट में भी और आपके बोर्ड्स में भी, कि कौन सा टेस्ट होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। तो बेटा एलाइजा टेस्ट को एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि इसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी की मदद से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, चीजों को। एड्स के जो होते हैं ना, एड्स जिसकी वजह से फैल रहा है उसको डिटेक्ट करने में एंटीजन एंटीबॉडी का रोल निभाते हैं। अभी टेक्निक आपकी बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए एंटीजन एंटीबॉडी का यूज किया जाता है इस टेक्निक में। फिर आती है बेटा तीसरी टेक्निक जो थोड़ा समझनी पड़ेगी आपको, जिसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी बेटा एक टेक्निक है जिससे हमें पता चल जाता है किसी के जीन में कोई डिफेक्ट या म्यूटेशन तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को रेडियो लेबल करते हैं। मान लीजिए ये कोई पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी में यहां पर, ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। अब यहां पर क्या है, कुछ म्यूटेशन है। कायदे से G के सामने C होना चाहिए, A के सामने T। यहां पे पर म्यूटेशन हो गया भाई, यहां पे क्या हो गया, यहां एक म्यूटेशन हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहां पे। तो यार ये चीज कैसे पता लगाई जाए कि यहां कोई डिफेक्ट है मान लो। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोब का यूज करते हैं। हमने सिंगल स्ट्रैंडेड, दिस इज ए रेडियो लेबल्ड प्रोब, हम एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए को यूज करते हैं। और बेटा इसको क्या करते हैं, जब ये प्रोब यूज किया जाता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड नहीं बना, भाई क्यों बनेगा, ये ऑलरेडी डिफेक्टिव है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा ही नहीं। और जब आप इसको एक्सरे में देखेंगे तो आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा, ठीक है ना। जब एक्सरे पास थ्रू इट अपीयर्स ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, मतलब जीन सही है, म्यूटेटेड नहीं है। अगर एक्सरे आपने इसका लिया और आपको दिखा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया है, मतलब भाई कोई डिफेक्ट नहीं था, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इजीली बन गया है। पर अगर एक्सरे फिल्म में कुछ ना दिखे बेटा, तो समझ जाना म्यूटेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं बना है। अब आता है बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये हमारा नेक्स्ट यूज है बायोटेक्नोलॉजी का। भाई बहुत सारे जो आप देखते हो दवाइयां बन रही हैं, चीजें बन रही है, पहले इनका यूज यार एनिमल्स पे किया जाता है ताकि वो ह्यूमंस के लिए सेफ हो यूज करने के लिए। इन्हें कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जिनमें हम कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करके उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये शीप्स, गोट, पिग, रैट, रैबिट, इनको यूज किया जाता है। बट सबसे ज्यादा जानवर जिसे यूज किया जाता है इन एक्सपेरिमेंट्स में, दैट इज चूहा। अब सब कहेंगे चूहे की फील्डिंग सेट है ना, ये कमेंट सेक्शन में आजकल मैं चीजें बहुत देखती हूँ, चूहे की तो फील्डिंग सेट हो गई भाई, चूहे को क्यों मारा मैम, है ना। तो भाई माइस जो है भाई, इसका यूज किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स किस लिए क्रिएट किए जाते हैं, ताकि बेटा नॉर्मल फिजियोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ सके हम किसी मेडिसिन का, किसी जीन का। मान लीजिए आपने कोई जीन है, उस इंसुलिन है, उसकी ग्रोथ फैक्टर, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी बॉडी पे क्या हो सकती है, उसका स्टडी करने के लिए आप एनिमल्स का यूज करते हैं। आपको कोई डिजीज के बारे में स्टडी करनी है तो आप यूज कर सकते हैं। सेवरल डिजीज मॉडल्स जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्जाइमर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सब की स्टडी बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे की गई है। मान लीजिए कोई जीन है, कैंसर जीन इज इंसर्टेड, तो मान लीजिए भाई ये चूहा जी है, थोड़ा उदास है ना, इस पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है। अब कोई लिखेगा चूहा बोल रहा है मुझे क्यों तोड़ा, है ना, ये सारे कमेंट्स में जानती हूँ तुम लोग क्या कर सकते हो। तो हमने इसमें भाई कोई जीन इंसर्ट कर दिया, जो जिस जीन की हमें स्टडी करनी है, कैंसर जीन इंसर्ट किया गया टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ दिस डिजीज एंड इम्पैक्ट एट द सेम टाइम। फिर हम इस चूहे को, कैंसर जीन हमने डाला, पहले तो हमने इसे कैंसर किया, फिर हम इसे दवाई देंगे कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है कैंसर, ठीक है। तो इस चीज में आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज क्या है कि यार हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से हमें भाई बहुत यूजफुल चीजें भी मिली हैं। जैसे बेटा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन्ड, ये हमें मिला है बेटा, एक शीप थी भाई, इस शीप का नाम था ट्रेसी द शीप, है ना। एक सीरियल भी आता था बचपन में, मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताना, मैं भूल गई। उस शीप निकलोडियन चैनल पे ना देयर यूज्ड टू कम, और वो आई थिंक उस सीरियल को कुछ अवार्ड्स भी मिले थे, बिकॉज कोई बंदा जो शॉन द शीप, आई थिंक ऐसा कोई सीरियल आता था जिसमें वो बंदा ना शीप्स को ऐसे नकली क्रिएट करके मूव कराता था और वो कार्टून चलता था, मतलब ऐसा कुछ तो पंगा था। तो भाई शीप, ट्रेसी द शीप से एक एंजाइम हमें ऑब्टेन हुआ है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो बेटा ह्यूमंस के अंदर एक बीमारी होती है एम्फाइसीमा, ये एक लंग्स की बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, तो उस चीज को ये ठीक कर सकता है। नोट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भाई सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए भी बनाए जा रहे हैं।
ह्यूमन में बेटा एक अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन करके एक जो है पाया गया, किसके थ्रू बेटा, एक रोजी द काउ थी। अब यहाँ रोजी काउ है, शीप यहाँ पे ट्रेसी द शीप थी। तो बेटा एक रोजी काउ से 1997 में, अगेन ईयर आ गया है, हमें इस गाय से बेटा एक ऐसी चीज मिली जिसका नाम है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ये बेटा अगर एक हम ह्यूमन के छोटे बच्चे को अगर हमें खिलाते हैं ना, तो भाई इसमें अराउंड 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन होता है। ठीक है, इतना प्रोटीन भाई प्रेजेंट होता है जो गाय ये दूध दे रही थी उसमें, विच मीन्स अगर ये ह्यूमन का बच्चा पिएगा तो यार उसको कितना प्रोटीन की नीड खत्म है ना। जैसे आई थिंक बच्चों का एक सेरेलैक आता है, उसमें भी ये चीज होती है। ठीक है, तो याद रखना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन शीप से, ट्रेसी से मिला था एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन रोजी काउ से मिला था, विच इज वाज रिच इन प्रोटीन, 2.4 ग्राम्स पर लीटर वो था। वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए भाई, अभी जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी है, किसी चीज की वैक्सीन बनती है, उसकी टेस्टिंग इन एनिमल्स पे होती है। कोई ड्रग है, कोई केमिकल्स हैं, उसकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, बेचारा चूहे जी, सॉरी सॉरी। ठीक है, फिर आते हैं बेटा इथिकल इश्यूज। अब यार तुम लोग, ये बायोटेक्नोलॉजी तो दुनिया में चल रही है, पर भाई इश्यूज भी आते हैं। एंड यार आप कुछ भी जिंदगी में अच्छा कर लो, लोगों को दिक्कत होती ही है ना। अब आप आज नॉर्मली भी आजकल अगर सोशल मीडिया देखोगे तो आप देखना एक चीज, कोई इंसान सोशल मीडिया पे कुछ भी कर रहा हो, 4 लोग भाई 100 कमेंट्स अच्छे हैं, 4 लोग तो बुराई करके ही जाते हैं उधर। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि यार नॉट, यू कैन नॉट इम्प्रेस एवरीबडी, एंड हर कोई हर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है आज के डेट में, है ना। तो यहां पर भी यार इथिकल इश्यूज आते हैं। कई लोग गलत मीन्स, आजकल आप देखते होंगे किसी ने किसी का कंटेंट चुरा दिया, इधर ये कर दिया, इधर वो कर दिया, है ना, इंस्टाग्राम पे रील बना दी उस चीज को लेकर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अनइथिकल होती हैं, राइट। तो यार इथिक्स क्या होते हैं कि आपको एक स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करने चाहिए जब भी आप कोई काम कर रहे हैं। तो यार उसके लिए भी ethics include a set of standards by which a community regulates its behavior, decides कि क्या legitimate है क्या नहीं है, वो डिसाइड किया जाता है। तो बेटा we have GEAC for that in India, that is Genetic Engineering Approval Committee। ठीक है, ये कमेटी है बेटा कि इंडिया में मान लीजिए कोई भी ऐसा बायोटेक्नोलॉजी से बनने वाला प्रोडक्ट, उसका अप्रूवल यही देगी। Indian government set up this organization which make decision regarding the validity of this genetically modified research and safety to introduce them for public services। मान लीजिए भाई अभी कोरोना की वैक्सीन आई थी, कोविशील्ड आई थी, कोवैक्सीन, इसका अप्रूवल देना, क्या चीज भाई पब्लिक में बेचने लायक है, क्या पब्लिक यूज कर सकती है, जो भी चीजें जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से उससे बनी है। अब बेटा पेटेंट्स क्या होते हैं, बायोपायरेसी क्या होता है। मान लीजिए भाई गोलमाल मूवी जो है, वो जो डायरेक्टर है भाई रोहित शेट्टी बनाते आ रहे हैं, और वो उन्हीं की लेगेसी है कि भाई वो बनाते आ रहे हैं उस मूवी को। पर अभी गोलमाल को कोई चुरा कर कोई और डायरेक्टर सेम हीरोज के साथ कुछ अलग बना दे, तो दैट इज चोरी। आप लोगों ने देखा होगा कई बार टेलीग्राम के ऊपर कोई मूवी बिना रिलीज होने से पहले ही टेलीग्राम पर आ जाती है। ठीक है, तो यार दैट इज चोरी, है ना, दैट इज पायरेसी। आपने सुना होगा पायरेटेड मूवी, मतलब बेटा किसी चीज की चोरी करना इज कॉल्ड एज पायरेसी। ठीक है, और पेटेंसी क्या होती है, जिसने उस चीज को ओरिजिनली बनाया है, दैट इज दी पेटेंट। कि भाई रोहित शेट्टी की मूवी है गोलमाल, दैट इज हिज पेटेंट। ठीक है, विजेता सीरीज हमारी एनसीईआरटी वाला की सीरीज है, दैट इज आवर पेटेंट, है ना, मजाक कर रही हूं। ठीक है, सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स गारंटीड बाय अ स्टेट और गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर, जिसने उसे इन्वेंट किया है, टू डिस्क्लोज एन इन्वेंशन फॉर पब्लिक। ये एक राइट होता है एक बंदे का जो उसकी खुद की चीज उसने इन्वेंट की है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हम उसे बायोपेटेंसी कहते हैं। बायोपायरेसी क्या होती है, चोरी भाई, क्लियर कट इन प्रोडक्ट्स की चोरी। मान लीजिए भाई किसी ने कोई दवाई डेवलप करी, पर वो सेम दवाई दूसरी कंपनी ने भी कॉपी कर लिया, आपका कोई बंदा था और उसने कॉपी कर लिया, और वो अब अपनी लेबलिंग करके उस दवाई को बेच रहे हैं। तो यार बायोपायरेसी क्या होता है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बाय इंडिविजुअल और कंपनी इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी। इंडिया में अगर आप देखोगे तो भाई 2 लाख वेराइटी ऑफ राइस उगते हैं। ठीक है, जिसमें बेटा हमारे इंडिया में 27 वेराइटी ऑफ बासमती राइस, भाई बासमती राइस इज द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ राइस उगता है। ठीक है, जिसको यूजुअली कहते हैं बहुत लंबा राइस होता है, एकदम खुशबू होती है, और भाई उसका इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में बिरयानी बनाने में, बहुत सारी चीजों में। तो 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, पेटेंसी ले ली यूएस गवर्नमेंट से। उन्होंने एक चंठता करी,
उन्होंने हमारे इंडियन बासमती राइस को अपनी एक सेमी डॉर्फ वैरायटी से हाइब्रिड कराकर एक नई वैरायटी बनाकर राइस बेचने लगे विदाउट द परमिशन। ठीक है, और इसी तरह बेटा सेवरल अटेम्प्ट किए गए हैं टर्मरिक और नीम को भी चोरी करने के फॉर द पेटेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट ने ये सारी चीजें देखते हुए रिसेंटली उन्होंने सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल पास किया है कि भाई अगर किसी को कोई भी इमरजेंसी रिसर्च डेवलपमेंट का अप्रूवल कराना है तो उसके लिए सेट ऑफ रूल्स अमेंडमेंट बनाया है इन्होंने, सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका ये वाला टॉपिक, कायदे से आप लोग बहुत बच्चे बोलते हैं क्योंकि पहले क्या होता था आपकी एनसीईआरटी में इंप्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज करके चैप्टर था ओल्ड एनसीईआरटी में, बट इट इज नाउ करेंटली डिलीटेड फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी। बट उस चैप्टर का एक टॉपिक हुआ करता था टिश्यू कल्चर, जो इन्होंने इस वाले जो चैप्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि आप अगर अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके पलटते ही जो सेकेंड पेज है उसके ऊपर टिश्यू कल्चर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे फुल ऑन लेक्चर दे रखा है। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है भाई? ऐसी टेक्निक जिससे आप लेबोरेटरी के अंदर ही पौधे उगा सको। तो यार एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल टू कीप पेस विद द डिमांड, क्योंकि यार पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें ऐसा फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड चाहिए जिससे भाई हम पौधे उगा सकें, उसी को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब टिश्यू कल्चर में एग्जैक्टली होता क्या है? मान लीजिए ये कोई पौधा है हमने इस पौधे का कोई भी टुकड़ा ले लिया, मान लो हमने इस पौधे की पत्ती ले ली, तो इस लीफ को बेटा हम कहेंगे एक्सप्लांट। ठीक है, इस लीफ को हम कहेंगे एक्सप्लांट। इसको बेटा हम टेस्ट ट्यूब में यूज करेंगे। हम एक टेस्ट ट्यूब में बेटा इस लीफ को डाल देंगे और साथ में डाल देंगे खूब सारा न्यूट्रिशन, खूब सारे न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे। इसमें भाई सुक्रोस होता है, इसमें ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडियम है, सॉरी न्यूट्रिएंट मीडियम है। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने इसको डाल दिया। अब क्या होगा समय के साथ बेटा, ये जो पत्ती है, ये जो पत्ती है ये क्या करेगी, यहां पर एक अनडिफरेंशिएटेड मास बनेगा। ठीक है, इस अनडिफरेंशिएटेड मास को हम कहते हैं कैलस। कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ये बेटा बनेगा। धीरे धीरे बेटा इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स से बकायदा एक पूरा का पूरा पौधा बन जाएगा। फिर इस बड़े पौधे को हम क्या करते हैं, इसका हम करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। हम ऐसे बेटा बहुत सारे पौधे लेबोरेटरी में सेम उगा लेते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, तो ऐसे होता है टिश्यू कल्चर। एक्सप्लांट क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको हम टेस्ट ट्यूब में उगाएंगे स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। टोटीपोटेंसी क्या होता है बेटा? ये एक पौधे की कैपेसिटी है कि हम उसके किसी भी पार्ट से एक पूरा पौधा बना पा रहे हैं। कैपेसिटी जनरेट क्या बोल रहे हो, कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्सप्लांट। ठीक है, आप देख सकते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में बेटा क्या क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है। सुक्रोस होता है, सॉल्ट्स हैं, विटामिन हैं, अमीनो एसिड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं जैसे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो ये मेथड होता है बेटा जिससे आप बहुत सारे पौधे एक बारी में उगा सकते हो, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन। फिर बेटा ईच प्लांट कैन हैव जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये जितने भी पौधे आप लेबोरेटरी में उगा रहे हो सब एक दूसरे से एकदम जेनेटिकली सिमिलर हैं, जिन्हें हम कहते हैं सोमा क्लोन्स। तो बेटा टिश्यू कल्चर से आज तक हमने टमाटो, बनाना और एप्पल उगाए हैं। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, टमाटो, बनाना एंड एप्पल। ठीक है, पौधे का पार्ट लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, कैलस बना, पौधा बना, माइक्रो प्रोपगेट। ठीक है, अनदर एप्लीकेशन बेटा इस टिश्यू कल्चर का यूज कहीं और भी हो रहा है। मान लीजिए किसी पौधे के अंदर बीमारी लग गई, तो अब हम क्या करें यार, ऐसे तो फिर सारे पौधों में बीमारी लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, पौधे का एक ग्रोइंग रीजन होता है जिसे कहते हैं मेरिस्टेम। या आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, मेरिस्टेम वो सेल्स होते हैं जो ग्रोथ में या डिवीजन करते हैं कंटिन्यूसली। तो अगर हम इवन इफ द प्लांट इज अफेक्टेड बाय वायरस, हम उसकी मेरिस्टेम निकालेंगे। हेंस उस मेरिस्टेम को निकाल के हम लेबोरेटरी में इन विट्रो मतलब आप लैब के अंदर जब ग्रो करेंगे तो भाई आप डिजीज फ्री प्लांट उगा सकते हैं। बनाना, पोटैटो, शुगर केन के साथ हम ऐसा कर चुके हैं। एग्जांपल्स अगेन इंपॉर्टेंट।
फिर आता है आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये भी आपकी एनसीईआरटी के सेकंड पन्ने में ही दे रखा है, टिश्यू कल्चर के नीचे लास्ट पैराग्राफ में। अब बेसिकली क्या होता है यार, साइंटिस्ट ने सोचा मान लो आलू का मजा और टमाटर का मजा हमें एक ही पौधे में मिल जाए तो आय हाय मजा ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीज एक ही पौधे में उग जाए। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं। सो बेसिकली बेटा अगर आप एक सेल में से, प्लांट सेल में से सेल वॉल हटा दोगे तो बचा हुआ हिस्सा होता है प्रोटोप्लास्ट। तो मान लीजिए मैंने टमाटर का और पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट लिया, उनको फ्यूज कराया तो उनके न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे और हमने क्या बना दिया, एक नया पौधा जिसका नाम था पोमैटो। टमाटो और पोटैटो से क्या बना दिया, पोमैटो, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सोमैटिक सेल्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, जिससे हमने एक हाइब्रिड पौधा बनाया, इन पौधों को हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। इससे बेटा हमने पोमैटो बनाया। बट सच्चाई ये है कि यार आपके हाथ में नहीं है कि टमाटर की अच्छी चीजें और आलू की अच्छी चीजें इसमें आ जाए। हो सकता है टमाटर की कुछ गंदी चीजें और आलू की गंदी चीजें दोनों आ गई तो पौधा कितना गंदा बनेगा। तो यार formed from fusion of tomato and potato, unfortunately this plant did not have all desired combination of characteristics, इसलिए ये इतना नहीं चला। क्योंकि यार मान लो आपके हाथ में नहीं है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, मान लीजिए आलू की अच्छी चीजें आ गई, टमाटर की गंदी चीजें आ गई, फिर क्या। ठीक है, इसलिए इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ काउ रोजी, दैट इज अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। फिर ELISA टेस्ट इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। टेक्निक यूज टू डिटेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन, बेटा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने ऑटो रेडियोग्राफी में यूज किया था। GEAC इज सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट, भाई इंडियन गवर्नमेंट। फिर कैलस क्या होता है, टिश्यू कल्चर में कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ सेल्स इन कल्चर। पोमैटो इज अ सोमैटिक हाइब्रिड, पोमैटो किससे बना था, पोटैटो एंड टमाटो से। डन बेटा, चैप्टर होता है कंप्लीट। आपको बेटा नोट्स और एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें एक ही लेक्चर में बेटा प्रोवाइड कर पाऊं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। जो होमवर्क क्वेश्चन था उसका आंसर भी बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।